हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पर। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हमने मौर्य वंश के बाद देखा था कि कुछ जो है ब्राह्मण वंश भारत पर अपना शासन करते हैं। तो उन्हीं ब्राह्मण वंशों के क्रम में हम शुंग वंश और कर्ण वंश को पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सातवाहन वंश की। और एक वंश है जो कि जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन चूंकि यह वंश भी इनके समांतर था तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो सातवाहन वंश की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो साम्राज्य था वह कहां पर था और यह वंश कब से उभर कर आता है। और इस प्रकार से फिर हम यह भी देखेंगे कि सातवाहन वंश जो है किस प्रकार से मगध पर अपना धीरे धीरे कर कर अधिकार कर लेता है और जो मगध में वंश चल रहे थे उनको उखाड़ फेंक देता है। तो सातवाहन वंश की मैं बात करूं तो सातवाहन जो शब्द है उससे मतलब समझोगे सिंह का वाहन, मतलब शेर का वाहन। तो इसका शाब्दिक अर्थ सातवाहन का यही है। और यह जो सातवाहन वंश है यह दक्षिण भारत में राज करता है। तो दक्षिण भारत में लगभग 300 वर्षों तक जो है यह जो वंश है वह चलता है। लेकिन इस वंश के बारे में मैं आपको बात करूं तो बीच बीच में इसके जो इतिहास है लगभग बताया जाता है 30 से भी ज़्यादा जो राजाएं हैं इस वंश में हुए थे, लेकिन कुछ चुनिंदा राजाओं के बारे में ही हमें जानकारी मिलती है। तो बीच में एक डार्क फेज आती है या फिर मैं कहूं तो अंधा युग। तो अंधा युग से भी संबंधित जो है वह भी सातवाहन युग से ही संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं सातवाहन वंश को। तो यह जो सातवाहन वंश है या फिर मैं कहूं तो आंध्र सातवाहन, तो इसका जो उदय था वह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो गया था, जब कलिंग के हिस्से में। अभी आप यहां पर एक चीज समझो इस वंश को समझने के लिए कि मौर्य वंश का जो है पतन हो गया था और जो मगध था, मगध पर कौन था? तो मगध पर कण्व वंश जो था वह अपना शासन कर रहा था। तो यह भी ब्राह्मण वंश था कण्व वंश, और ये सातवाहन वंश है यह भी ब्राह्मण वंश था। तो मगध पर तो कण्व वंश जो है अपना राज कर रहा होता है। अगर मैं पश्चिम की मैं बात करूं तो पश्चिम में कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे जिनमें से कि शक जो है अपना राज कर रहे होते हैं। तो पश्चिम में शक राज कर रहे होते हैं, मगध में कण्व वंश, लेकिन अपना मतलब कण्व वंश को यही उखाड़ के फेंकेगा सातवाहन वंश। तो अपने उत्तरार्ध में ही था कण्व वंश। लेकिन मैं दक्षिण में बात करूं तो जो कलिंग वाला जो हिस्सा था वहां पर चेदी वंश का शासक खारवेल जो है अपना शासन कर रहा था। तो आप दिमाग में यह तीनों चीजें बिठा लो। एक तरफ आपको शक दिखाई देंगे और बीच में जो है कण्व वंश के अंतिम शासक, और नीचे जो है कलिंग में खारवेल आपको दिखाई देगा। तो यह जो सातवाहन वंश था, तो यह सातवाहन वंश जो है उभर कर आता है और इसकी जो राजधानी थी वह थी महाराष्ट्र वाले इलाके में। तो दक्षिणी महाराष्ट्र कहूं या फिर मैं कहूं तो महाराष्ट्र को दक्षिण में यह सातवाहन वंश का उदय हुआ था। तो उदय दूसरी शताब्दी में ही हो गया था, लेकिन उदय के समय यह कृष्णा और गोदावरी नदी के जो बीच वाला हिस्सा है उसमें राज करता था। कौन? सातवाहन वंश के शासक। लेकिन धीरे 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 करके सातवाहन वंश जो है अपना जो साम्राज्य है वह बढ़ाने की कोशिश करता है। और ऐसे में वो क्या कर देता है, जो कण्व वंश था तो कण्व वंश का अंतिम शासक जो था सुशर्मा, उसकी हत्या कर देता है सातवाहन वंश का सिमुक। और सिमुक जब उसकी हत्या कर देता है, उसको पराजित कर देता है, तो मगध पर भी अब इसका जो है साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो मैं सातवाहन वंशों की राजधानी की बात करूं तो इनकी जो राजधानी थी वह थी प्रतिष्ठान में। तो सातवाहन वंश इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान में थी, और प्रतिष्ठान पड़ता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाले इलाके में। तो यहां से सातवाहन वंश के आपको इतना समझ में आया होगा। लेकिन मैं सातवाहन वंश की जानकारी के स्रोतों में बात करूं तो सातवाहन वंश की जो जानकारी है वह अलग अलग स्रोतों से मिलती है, जिनमें से कुछ अभिलेख हैं, कुछ उनकी मुद्राएं हैं। तो इन चीज़ों से सातवाहन वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन सातवाहन वंश जो है इसमें सबसे जो ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है वह मिलती है हमें रानी नगनिका के नानाघाट अभिलेख से। तो यह रानी नगनिका कौन थी? तो सातवाहन वंश में जो शासक हुए थे वह थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इन्हीं के साथ थे सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी द्वितीय। तो जो सातकर्णी थे उनकी पत्नी थी कौन? रानी नगनिका। तो रानी नगनिका सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, और जो यह जो थी यह मराठी शासक थे उनकी पुत्री थी। कौन? रानी नगनिका। तो इसने एक अपना अभिलेख लिखा है और उसमें जो है एक व्यवस्था के बारे में भी हमें पता चलता है, सामंती व्यवस्था की। तो यह जो सामंती व्यवस्था थी सातवाहनों के समय में सबसे फेमस व्यवस्था थी। तो सामंती व्यवस्था क्या थी? सामंती व्यवस्था एक्चुअली यह थी कि जैसे जो राजा होते थे तो राजाओं के पास पुरोहित होते थे, किस किस चीज के लिए? अनुष्ठानों के आयोजन के लिए। तो जब राजा अनुष्ठानों का आयोजन करवाता था पंडितों से, तो उनको दान में कुछ भूमि दे दिया करता था। तो कुछ भूमि या कुछ गांव जो है ऐसे ऐसे दान में दे देता था।
तो यह जो सातवाहनों की जो नई नीति थी या फिर जो ब्राह्मणों को दान देने की, जमीन दान देने की जो व्यवस्था थी, यह धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। और अब समझ लो कि कोई एक विद्वान है या फिर पुरोहित है, उसने एक कहीं पर अनुष्ठान का आयोजन कराया और उसको बदले में एक प्लॉट या फिर एक गांव मिल गया। नेक्स्ट कभी वो दोबारा से अनुष्ठान कराएगा, फिर एक गांव मिल जाएगा। तो ऐसे करके धीरे 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 कर कर जो पंडित थे या फिर जो उनके पुरोहित थे, उनके पास बहुत सारे गांव जो हैं इकट्ठे हो जाते थे, किसमें, दान की वजह से। और उन बहुत सारे गांव मनी पर ही वो क्या करता था, शासन करता था। तो मेन जो इनका शासक था, शासक के नीचे शासक, यही होती है सामंती व्यवस्था। तो राजा के नीचे राजा, क्योंकि जब इतनी भूमि या गांव मिल जाएंगे तो वह एक तरह से राजा के रूप में कार्य करेगा, लेकिन राजा जो था मेन वह सातवाहन वंश का ही होता था। तो इस प्रकार से राजा के नीचे की राजा, उसी व्यवस्था को बोलते हैं सामंती व्यवस्था। तो सातवाहन वंशों का एक रानी नगनिका का नानाघाट अभिलेख है, वहां से सामंती व्यवस्था के बारे में भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सातवाहन वंशों की, तो सातवाहन वंशों के जो सिक्के या मुद्राएं थी वह भी बहुत सारी प्रचलन में थी, जिनमें से कि सबसे पहले सीसे के जो सिक्के थे वह सातवाहन काल में ही चलाए गए थे। तो यहाँ से आप रखोगे 7 से सातवाहन और 7 से सीसे। तो सीसे के सिक्के जो हैं सातवाहनों के काल में चलाए गए थे, और यही जो सीसे के सिक्के थे सर्वाधिक थे किसमें, सातवाहन वंश में। तो सातवाहन काल में शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए गए थे, साथ में कांसे, चांदी और पोटीन के सिक्के भी सातवाहन के काल में चलाए गए थे। सातवाहनों का जो वास्तविक संस्थापक था वह तो सिमुक ही था, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली जो राजा था वह हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी यह सबसे मतलब ताकतवर था, और यह जो था सातवाहन वंश यह मात्र सत्तात्मक था। तो यहाँ आप कैसे समझोगे, इसकी जो व्यवस्था थी वह मात्र सत्तात्मक कैसे थी। तो जैसे कि आप नाम में देख रहे हो गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो मतलब गौतमी उनकी माता रही होगी और उनके पुत्र थे कौन, सातकर्णी। तो यहां से अपनी माता का नाम जो है वो पहले लगाते थे। तो इस बात से इस चीज का प्रतीक होता है कि यह जो समाज था सातवाहन समाज, यह मात्र सत्तात्मक था। तो माओ की या स्त्रियों की जो थी वह वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब राज या प्रशासन करने की बात आती थी तो वहाँ पर जो राजा बनता था वह पुरुष ही बनता था। बेशक यह समाज जो है मात्र सत्तात्मक था, लेकिन राज करने के लिए क्योंकि युद्ध लड़ना पड़ता है, तो ऐसे में जो पिता होता था या फिर जो पुरुष होता था वही राज करता था। तो वैसे यह समाज क्या था, मात्र सत्तात्मक था, लेकिन राजा बनाने के लिए जो किया जाता था वह पिता के पक्ष से ही बनाए जाते थे। अगर मैं बात करूं जो सातवाहन वंश था, तो सातवाहन वंश क्योंकि कृष्णा और गोदावरी नदी के जो बीच के वाले इलाके में स्टार्टिंग में राज करता रहा, लेकिन बाद में इसने क्या किया, अपना साम्राज्य विस्तार करने की सोची। और साम्राज्य विस्तार करने के साथ साथ अब देखो इनके पास जो घटनाएं थी वो कैसी रही होंगी। नीचे जो कलिंग था, कलिंग में खारवेल जो है चेदी वंश का वह शासन कर रहा था, पश्चिम में शक शासन कर रहे थे, और मगध पर कण्व वंश के अंतिम शासक थे। तो अब ऐसे में होगा क्या कि जो चेदी वंश का खारवेल है वह भी अपना साम्राज्य बढ़ाने की सोचेगा, और ये जो सातवाहन थे यह भी अपना साम्राज्य विस्तार करने की सोच रहे थे। तो एक बार खारवेल ने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, और इसका जो करारा जवाब है वह देता है सातकर्णी। और सातकर्णी के मुकाबले, कड़े मुकाबले की वजह से जो खारवेल है वह वापस लौट जाता है। तो यहाँ से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने भी सातकर्णी के समय पर आक्रमण किया था, लेकिन जो सातकर्णी था वह इतना शक्तिशाली था कि उसने उसके आक्रमण को रोक दिया। लेकिन सिमुक जो है सातवाहन वंश का, यह अटैक कर देता है किस पर, कण्व वंश के अंतिम शासक पर और सुशर्मा पर, और सुशर्मा को पराजित कर देता है और मगध को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो यह थी सातवाहनों की जानकारी के स्रोत और इनका शासन कहाँ कहाँ तक स्थापित हुआ था। अब मैं बात करूँ सातवाहनों के समय में कला, तो जो कला है तो यहाँ पर जो इनकी कला थी वह विकसित होगी हिंदू धर्म से। तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण जो है सातवाहनों ने कराया था, क्योंकि यह क्या थे, हिंदू वंश थे। लेकिन ना सिर्फ हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाए, बल्कि इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुछ चैत्य भी बनवाए थे, जिनमें से कि कार्ले चैत्य जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। तो सातवाहनों का कार्ले चैत्य सबसे ज़्यादा फेमस है। अब कार्ले चैत्य होता क्या है, तो कार्ले चैत्य क्या था, यह भी एक तरह से जैसे बौद्ध भिक्षुओं के पूजा और स्थल होते हैं वही चैत्य होते हैं। तो चैत्य यहाँ पे जो बनाए थे, कार्ले नामक जगह है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर चैत्यों का निर्माण कराया था, और जिनमें के स्ट्रेट लाइन में पिलर्स खड़े होते थे, बहुत सारे पिलर्स जो है स्ट्रेट लाइन में खड़े होते थे। चैत्य जो है ऊपर से फिर वो है
छत उस पर पड़ी होती थी। तो यह थे कार्ले चैत्र, जो कि इनकी सबसे प्रसिद्ध किला है सातवाहन काल की। और एक चीज, शीशे के सिक्के सर्वाधिक चलाए थे सातवाहनों के काल में। तो कार्ले चैत्र हम देख चुके हैं, मंदिरों का निर्माण कराया था। साथ में ही जैसे कि महाराष्ट्र में एक अमरावती जो है जगह पड़ती है, तो अमरावती कला का भी विकास जो है सबसे ज्यादा सातवाहनों के काल में ही हुआ था। तो यहाँ से इसको इजीली याद रख सकते हो। सातवाहनों की राजधानी जो थी वह महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थी, तो यहीं से अमरावती कला का विकास भी सातवाहनों के समय में ही माना जाता है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ दक्षिण भारत का एक वंश, चेदी वंश। तो चेदी वंश या चेती वंश जो है यह दक्षिण भारत के कलिंग पर शासन करता था। तो जब कलिंग अशोक ने जीता था 232 बीसी में अशोक की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद जो कलिंग है वह धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू हो जाता है और वह बाद में चलकर स्वतंत्र हो जाता है। और वहाँ पर एक शक्तिशाली साम्राज्य जो है उभर कर आता है, और वहाँ का जो प्रमुख शासक था वह होता है खारवेल। तो खारवेल के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों का जो खारवेल के शासन से पता चलता है, जैसे कि खारवेल ने हाथी गुफाओं का निर्माण कराया था। कहाँ में? कलिंग, उड़ीसा में। तो हाथी गुफाओं का निर्माण कराया था, तो उन्हीं हाथी गुफाओं में कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं जिनसे कि हमें इस चेदी या फिर चेती वंश के बारे में पता चलता है। तो जो चेदी वंश था यह ब्राह्मण वंश नहीं था, यह था जैन धर्म से संबंधित। तो यह जो चेदी वंश के शासक थे वह जैन धर्म को मानते थे। इसकी स्थापना जो है महामेदवाहन ने की थी। तो महामेदवाहन ने इसकी स्थापना की थी, इसीलिए इसको चेदी वंश के साथ साथ महामेदवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वंश का नाम इसके राजा महामेदवाहन या फिर संस्थापक के नाम पर भी पड़ा हुआ है। इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वह खारवेल हुआ था, और खारवेल जो है दक्षिण भारत के कलिंग में राज करता था। तो कलिंग के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इससे पहले की वीडियोज में। कलिंग पर 2 बार आक्रमण हुए थे। सबसे पहले नंद वंश का जो संस्थापक था महापदम नंद, उसने भी कलिंग विजय की थी और कलिंग पर आक्रमण किया था, जहां से कि वह जिनसेन की मूर्ति को उठाकर ले आया था। क्योंकि यह जो वंश थे यहाँ पर जैन धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म से संबंधित मूर्ति थी जिनसेन की या फिर जिन शीतलनाथ की। उस मूर्ति को महापदम नंद जो है उठाकर मगध में ले आया था। और फिर बाद में आक्रमण किसका हुआ था? आक्रमण अशोक का भी हुआ था कलिंग पर 261 बीसी में, जबकि वह कलिंग को जीत लेता है। तो अब यहाँ हम देखेंगे जिस प्रकार से आप उस समय मगध को देखोगे कितना शक्तिशाली था कि उसने साउथ में कलिंग तक विजय प्राप्त की थी और वहां से जिन शीतलनाथ की मूर्ति को उठा लाया था। लेकिन खारवेल ने क्या किया, बाद में चलकर कलिंग पर आक्रमण किया और वही जिन शीतलनाथ की मूर्ति जिसको कि महापदम नंद उठाकर लाया था, इसको वापस उठाकर कहाँ ले जाता है? तो वापस उठाकर कलिंग में ले जाता है। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि इस बीच में मगध जो कितना कमजोर पड़ गया था। जो पहले आक्रमण करता है बाद में वहीं पर आक्रमण हो जाते हैं। तो कलिंग से महापदम नंद जो मूर्ति लेकर गया था, उस मूर्ति को वापस खारवेल लेकर आ गया था। तो कलिंग में हाथी गुफाओं का निर्माण जो है खारवेल ने करवाया था। हाथी गुफाओं का निर्माण खारवेल ने कलिंग में कराया था, जिनसे कि इन जानकारियों का स्रोत मिलता है किसका? कि महापदम नंद जो है वहां से आक्रमण किया था और जिन शीतलनाथ की मूर्ति को उठा ले गया था, और साथ में ही अशोक ने भी जो है आक्रमण किया था, और कुछ नहरों का निर्माण भी अशोक ने कलिंग में करवाया था। तो इन सारी जानकारियों का स्रोत जो है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेखों से मिलती है कि जो गुफाएं हैं उन पर ही यह चीजें लिखी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ से सातवाहन वंश, चेदी या महामेदवाहन वंश जो है आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।